देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे खास शो फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। आज आपके लिए सबसे पहले बड़ी खबर लेकर आए हैं। ये खबर लाल बादशाह की, जो दुनिया का नया हिटलर साबित होने वाला है। आपको बताएंगे ड्रैगन से सबसे बड़ा ड्रैगन दुनिया के लिए खतरा क्यों है और जिनपिंग युग की शुरुआत की साजिश क्या है। फिर बात होगी राफेल फाइटर से आगे की रणनीति की, क्योंकि सैन्य जरूरतें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। हिंदुस्तान मांगे मोर। और फिर घर घर की फिक्र, जो शिक्षा के मंदिर तक जाती है। आपको आज बदली शिक्षा नीति की ABCD बताएंगे। इसके बाद बात होगी सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री की, जिसमें दो राज्य और डबल FIR का माजरा क्या है। आज फिक्र की सबसे बड़ी खबर हिंदुस्तान के पड़ोसी देश से आ रही है। पड़ोसी देश यानी चीन से। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना काल के बीच ही शी जिनपिंग ने अपना कद कितना बड़ा कर लिया है, जिसकी बदौलत वो धौंस भी दिखा रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं। ये खुलासा खुद चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र क्यूशी ने किया है। आपको आज हम बताएंगे कि इस खुलासे में खतरा क्या है। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि जिनपिंग अब साल और दशक ही नहीं बल्कि सदी भी अपने नाम करने का सपना क्यों देख रहे हैं। अब तक आपने चीन के जिस सबसे शक्तिशाली नेता का नाम सुना वो है माओ जेडोंग, जिन्होंने चीन को विचार दिया, चीन पर राज किया। लेकिन उनके समय भी 4 नेता उनकी बराबर की हैसियत के थे। लियू शाओकी, झो एनलान, झू डे और ये जिनयांग। लेकिन अब भी शी जिनपिंग ने खुद का कद इतना बड़ा कर लिया है कि उनकी बराबरी का चीन में कोई नेता नहीं बचा है। यानी चीन में अब तक एक ग्लोबल कोरोना विलन का रूप ही देखा गया है। लेकिन 15 दिन से चीन में सबसे खतरनाक युग की शुरुआत हो चुकी है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और यह खतरा जिस पर सबसे ज्यादा होगा वो भारत ही है। शी जिनपिंग जैसे एक सनकी और विध्वंसक राजनेता के हाथ में ताकत आ जाने का और चीन के सबसे बड़े नेता माओ जेडोंग से भी शक्तिशाली बन जाने का और स्टालिन से प्रेरित एक नेता का सर्वे सर्वा बन जाने का सीधा मतलब है ड्रैगन के देश में एक हिटलर का पैदा हो जाना और ड्रैगन से भी बड़े ड्रैगन का जिंदा हो जाना। कभी साउथ चाइना सी में साजिश, कभी अपनी शक्ति की नुमाइश, कभी हिंद महासागर पर नजर तो कभी हिमालय के पूर्वी लद्दाख में अकड़, कभी दुनिया के हर छोटे बड़े देश में जासूसी का जाल तो कभी कारोबार की चाल। ड्रैगन के देश के जिस विस्तारवाद से इस वक्त दुनिया दहली हुई है, वो देश अब और खतरनाक हो चुका है, क्योंकि वहां एक नए युग का आगाज हो चुका है। कहने को तो आप कह सकते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन 5 फीट 9 इंच लंबे और 67 साल के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो कर सकते हैं जो किसी मुल्क ने सोचा भी नहीं होगा। जिनपिंग अब चीन के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, जो दुनिया में अकेले दम पर आग लगा सकता है, तबाही मचा सकता है। और ये सब कुछ हुआ है 6 महीने के कोरोना काल में। चीन में भारत के पूर्व राजदूत विजय गोखले ने अपने एक लेख में खुलासा किया है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के 15 जुलाई के क्यूशी जर्नल के अंक में लिखा गया है कि ये चीन की सभी जनता का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग की कोर पोजीशन की रक्षा करें। यानी चीन के जर्नल ने साफ संदेश दिया है कि अब शी जिनपिंग ही चीन के सबसे शक्तिशाली नेता है। लेकिन क्यूशी जर्नल ने इस फैसले को और भी स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग की कोर पोजीशन की रक्षा का मतलब सिर्फ शी जिनपिंग से है, किसी और अन्य व्यक्ति से नहीं। इस फैसले में इतनी ताकत छिपी है जो चीन ने भी कभी नहीं देखी। न तो चीन को विचारधारा देने वाले माओ जेडोंग जैसे नेताओं ने देखा, न तो चीन की बुनियाद रखने वाले हान राजाओं ने देखा। ये चीन का नया युग है जिसमें शी जिनपिंग अपनी किसी भी सनक को पूरा करने के लिए आजाद है। शी जिनपिंग साहब एक तरह से अब चीन के सर्वे सर्वा, मैं कहूँगा कि जो डिक्टेटर होते हैं वो एक सिंगल डिक्टेटर बन गए हैं और उससे भी आगे अपनी ताकत को वो अपने आप में केंद्रित करना शुरू करेंगे।
वैसे तो चीन के तानाशाह राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षा पहले से ही आसमान छू रही है, लेकिन पिछले 7 सालों में उनके चेहरे पर चढ़ा मुखौटा कोरोना काल में ही उतर आया है। क्योंकि चीन की सत्ता पर एक छत्र राज कायम करने के बाद शी जिनपिंग का विस्तारवादी प्लान कहां तक जाएगा, इसकी झलक उनके इंटरव्यू से पहले ही दिखा दिया है। खतरा इस बात का भी है कि 21वीं सदी के नए तानाशाह शी जिनपिंग के इरादे हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले कम्युनिस्ट देश चीन का ये लाल बादशाह पूरी धरती पर अपना शासन कायम करना चाहता है। यानी चेहरे से भोले भाले दिखने वाले इस चीनी नेता ने अपने शातिर दिमाग से सिर्फ 7 साल में वो खेल कर दिया जिसकी चीन में कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। शी जिनपिंग एक बहुत ही कठोर किस्म का आदमी है। इस हालत में पहुंचने के लिए जितनी भी रुकावटें थी उसके रास्ते में, उनको आस्ता आस्ता सिस्टमेटिकली उनको एलिमिनेट कर दिया। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी ना किसी तरह से एक सुप्रीम लीडर बन जाए चाइना का। ड्रैगन के देश ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसके पिता शी जॉनसन पर जिस चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी विश्वासघात का आरोप लगाया था, उसे काल कोठरी में डाला था, उसका बेटा एक दिन पूरी सीसीपी को ही मुट्ठी में कर लेगा। चीन के नेतृत्व ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस शी जिनपिंग को 15 साल की उम्र में शहर बदर किया गया था, एक गांव भेजकर 7 साल तक फोर्स्ड लेबर के लिए मजबूर किया गया था, वो माओ जेडोंग से भी बड़ी हस्ती बन बैठेगा। लेकिन सच ये है कि सिर्फ 7 साल में जिनपिंग चीन के सारे कायदे कानून बदल चुके हैं, रिवाज बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं और अब वो अपनी मर्जी के बादशाह हैं। देश और दुनिया को लेकर फैसले लेने के लिए आज़ाद है। जो आज़ादी पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगी कोई नहीं जानता। जो आज़ादी किस मुल्क को गुलाम बनाएगी कोई नहीं जानता। यानी जब हम पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि चीन के राष्ट्रपति इस कदम से कमजोर पड़ गए हैं, तब वो ऐसी ताकत हासिल कर रहे थे जो चीन में भी किसी ने नहीं हासिल की। गलवान घाटी की झड़प के बाद जिनपिंग के सर्वशक्तिशाली होने की आधिकारिक घोषणा हो गई और अब इसका खतरा भी समझिए। जिनपिंग का अब तक एक ही इंटरव्यू है जो उनके असली इरादों की झलक देता है और उससे पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से 100 गुना ज्यादा सनकी है, 1000 गुना ज्यादा खतरनाक, जिसके इर्द गिर्द दुनिया का कोई नेता नहीं ठहरता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके चेहरे पर न तो क्रोध दिखता है, न ही लोभ दिखता है, न खुशी दिखती है, न ही गम दिखता है। भावहीन और एक निर्विकार नेता की इसी छवि ने जिनपिंग को सीसीपी में एंट्री दिलाई थी। 15 नवंबर 2012 यही वो तारीख थी जब हु जिनताओ की जगह शी जिनपिंग ने सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी की कुर्सी संभाली। उस वक्त चीन में इस पद के सबसे बड़े दावेदार थे बो शिलाई। लेकिन सीपीसी के बड़े नेताओं को डर था कि महत्वाकांक्षी बो शिलाई अपने माओवादी विचार से चीन में बड़ा उथल पुथल मचा सकते हैं। इसलिए बागडोर शी जिनपिंग के हाथ में आई। शांत दिखने और कम बोलने वाले जिनपिंग से किसी को कोई खतरा नहीं नजर आया, लेकिन तब किसी को शायद ही मालूम रहा होगा कि भावहीन चेहरे वाला ये इंसान चीन में खलबली पैदा करने वाला है, चीन को अपनी जागीर बनाने वाला है और दुनिया के लिए सर्वोच्च खतरा बन जाने वाला है। 14 मार्च 2013 यही वो तारीख थी जब शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली और यहीं से चीन के तानाशाही युग की शुरुआत हो गई। शी जिनपिंग ने एक एक कर अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया शुरू किया। सबसे पहले जिनपिंग ने चीन में भ्रष्टाचार को मोहरा बनाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन का मुखौटा पहनकर एक एक विरोधी को या तो जेल में डाल दिया या उनके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। इसमें सुन झेंगकाई जैसे वो नेता भी शामिल थे जो जिनपिंग के उत्तराधिकारी बताए जाते थे। कभी चीन में जिसकी तूती बोलती थी, सीपीसी का वो नेता चाओ योंगकांग भी कटघरे में खड़ा नजर आया। यहाँ तक कि बो शिलाई का भी जिनपिंग ने वही हाल किया। जितनी भी रुकावटें थी उसके रास्ते में, उनको आस्ता आस्ता सिस्टमेटिकली उनको एलिमिनेट कर दिया। चाहे वो 2 प्रेसिडेंट के हकदार थे, चाहे पीएलए की लीडरशिप थी, चाहे पीएपी थी, इन सब को नज़रअंदाज करके और वो अपना रास्ता साफ करता रहा। सीपीसी में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के बाद
जिनपिंग ने चीन की पुलिस यानी पीपुल्स आर्म्ड पुलिस को भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े जनरल झांग यांग और फैंग फेंगुई को बाहर का रास्ता दिखाया और 2016 में खुद शी जिनपिंग पीएलए के कमांडर इन चीफ बन बैठे। अब जिनपिंग माओ जेडोंग से भी एक कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि फौज के लंबे अनुभव के बावजूद भी पीएलए का सर्वेसर्वा बनने की बात कभी माओ के दिमाग में भी नहीं आई। लेकिन जाहिर है माओ के पास शी जिनपिंग जैसा शाती दिमाग नहीं था। चीन की सेना और पुलिस दोनों पर अपना नियंत्रण साधकर शी जिनपिंग ने तख्तापलट की किसी भी साजिश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। उन्होंने पीएलए के भी पर काटे। काफ़ी सारे जो पीएलए के जाने माने अधिकारी हैं उनको करप्शन के इल्ज़ाम में हटा दिया गया। जो करप्शन कंपेन शुरू किया उसका भी एक कहते हैं लोग बाकी मकसद ज़्यादा ये भी था कि जो लोग शी जिनपिंग को टक्कर दे सकते हों उनको पार्टी से अभी निकाल दिया जाए। अब पूरा चीन शी जिनपिंग की मुट्ठी में है। अगर चीन की आवाम ने आवाज़ उठाई तो उनकी पुलिस चीन की आवाम का तियानमेन चौराहे पर दिखे नरसंहार से भी खौफनाक अंजाम तक ले जाएगी। और अगर दुनिया ने जिनपिंग के विस्तारवाद पर उंगली उठाई तो उनकी सनक पीएलए को दुनिया के कोने कोने में ले जाएगी। शी जिनपिंग इस वक्त पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरा बन चुके हैं, यह समझने के लिए हमें जिनपिंग के दिमाग को पढ़ना होगा। अब तक ये साफ हो चुका है कि अपने जिस नेता को चीन ने सीधा समझा था वो सीधा नहीं है, और यह भी साफ हो चुका है कि हर तानाशाह की तरह एक सीधा दिखने वाला इंसान ड्रैगन से भी खतरनाक ड्रैगन बन चुका है। और कम बोलने वाले ड्रैगन का दिमाग सिर्फ एक इंटरव्यू में पता चल जाता है। देखें कैसे। सवाल उठता है कि बहुत कम बोलने वाले एक सर्वशक्तिशाली तानाशाह के दिमाग में चल क्या रहा है। वो दुनिया के सामने कौन सा खतरा पैदा करना चाहता है, इसकी एक झलक मिलती है साल 2000 के अगस्त में जिनपिंग के दिए इंटरव्यू में, जिसमें जिनपिंग ने साफ कर दिया था कि राजनीति एक जोखिम भरा कारोबार है और यहाँ वो लंबी पारी खेलने आए हैं। उन्होंने कहा था, एक बार आप राजनीति में आ जाते हैं तो ये किसी नदी को पार करने जैसी चुनौती होती है। आपके सामने एक ही रास्ता होता है, आगे बढ़ते रहने का रास्ता। जिनपिंग ने इसके साथ ये भी कहा था, आपने अगर किसी मसले पर अपनी राय बना ली है तो उस पर बने रहकर ही आपको आगे का काम करना चाहिए। अंत में उसका परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा। यहाँ तक कि जब चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया तब भी शी जिनपिंग के शैतानी दिमाग में यही चल रहा था, आगे बढ़ते रहने का, आपदा फैलाकर अवसर लूटने का, जिसका नतीजा था पूर्वी लद्दाख में पीएलए और हिंदुस्तान की सेना का आमना सामना। 6 महीने के अंदर कोरोना काल में ही शी जिनपिंग ने चीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, कोविड-19 पर काबू पाने का ऐलान किया और फिर खुद को चीन का सुप्रीम लीडर घोषित करा लिया, जिसकी हर सनक पर चीन का साथ देना सर्वोच्च कर्तव्य हो चुका है। ये जिनपिंग की जो ओवर एम्बिशियस प्लान थी कि मिलिटरीली वो कभी भी दुनिया को रूल नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ये दूसरा बायोलॉजिकल वेपन ये इस्तेमाल करके दुनिया को सबको घुटने पर ला दिया। लाल बादशाह ने अपने इकलौते इंटरव्यू में कहा था, अगर आप जनरल बनना चाहते हैं तो आपको जंग जीतनी होगी। आप जीतने की काबिलियत रखते हो, फिर रोज रोज जंग के हालात नहीं होते, खास तौर पर शांति के माहौल में। लेकिन जब जंग सामने हो तो वही आपके लिए मौका होता है। मौका मिलते ही उसका फायदा उठाना चाहिए, फिर आपकी जीत पक्की है। यानी जिनपिंग की मंशा साफ है, वो आजीवन चीन पर राज करना चाहते हैं। चीन की ताकत का इस्तेमाल कर दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर बनना चाहते हैं। वो विश्व सम्राट बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को जिनपिंग के खौफनाक इरादों को समझना होगा। एक तानाशाह की सनक के खिलाफ लामबंद होना होगा। इस खतरे से निपटना होगा जो साल और दशक ही नहीं, सदी को अपना बनाना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सर्वशक्तिमान हो जाने से चिंता बड़ी हो गई है, जिसे भारत को समझना ही होगा। इसलिए अब फिक्र करते हैं भारतवर्ष की वायु शक्ति की। 22 साल पहले भारतीय वायुसेना ने 126 लड़ाकू विमानों की मांग की थी। अब जाकर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 5 रफेल आए हैं, वो भी लंबे इंतजार के बाद। चलिए शुरुआत तो हुई, आगे 2021 के आखिर तक बाकी 31 रफेल फाइटर जेट भी भारत को मिल जाएंगे। लेकिन वायुसेना के रणनीतिकार बताते हैं कि अभी भारत को करीब
150 लड़ाकू विमानों की और जरूरत है। ऐसा क्यों? यह विश्लेषण दिखाने से पहले हम आपको यह बता दें कि अभी 5 रफेल आने भर से देश के दुश्मन दो वो भी चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई। 4.5 जनरेशन का लड़ाका राफेल जब हिंदुस्तान में प्रवेश कर अंबाला में धरती को चूमा तो पूरब और पश्चिम के दुश्मन एक साथ टहल उठे। करीब 60,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पाकिस्तान के एयरबेस से सटकर गुजरात के रास्ते 5 राफेल अंबाला एयरबेस पहुंचे तो पाकिस्तानी वायुसेना की बेचैनी बढ़ गई। आकाश के 5 सिंघम ने जब भारतवर्ष की जमीन को टच डाउन किया तो ड्रैगन के पांव कांपने लगे। दुनिया को दिखाने के लिए चीन प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने लगा। राफेल के खौफ का आलम यह है कि इसके भारतवर्ष में प्रवेश से ठीक पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को जनरल बाजवा के साथ आपात बैठक करनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान की ये बेचैनी वाजिब भी है क्योंकि राफेल के आने से अब पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करने वाली भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। जानकारों की माने तो अब जंग में राफेल गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब एक राफेल फाइटर जेट को रोकने के लिए अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान लगाने होंगे क्योंकि अभी तक स्थिति ये है कि भारत को एक F-16 रोकने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमान तैनात करने पड़ते हैं, जैसा कि अब पाकिस्तान को करना होगा। हमारे जो एडवर्सरीज जो हैं वो नॉर्थ में और हमारे वेस्ट में जो दोनों हैं उनके पास ऐसा कोई भी जहाज नहीं है और ये जहाज जब सुखोई MKI के साथ कंबाइन होकर चलेगा तो फिर ये टोटल एयर सुपीरियरिटी जो है हमारी पूरे एयर की वो हमारे पास होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक राफेल मतलब रण का सिकंदर। कहा जाता है कि अगर बालाकोट स्ट्राइक के समय ये फाइटर जेट देश के पास होता तो भारतीय शूरवीरों को पाकिस्तान में घुसना नहीं पड़ता और भारत कम से कम 12 F-16 विमानों को मार गिराता। आपको बता दें कि राफेल अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और लीबिया में अपने युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन कर चुका है और अभी तक आसमान का निर्विवाद लड़ाका है, जिसके मुकाबले चीन के पास चेंगडू J-20 है जो इसके सामने कहीं नहीं ठहरा। इतना ही नहीं, जिस हिमालय पर चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, बार बार उकसा रहा है, उस पर्वत की चोटी से भी ज्यादा ऊंचाई पर युद्ध कौशल में माहिर है राफेल और ये किसी भी मौसम में दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर हमला कर सकता है और किसी की रडार इसे पकड़ भी नहीं पाती। कहा जाता है कि जिस देश के पास 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर दुश्मन से निपटने की जितनी ज्यादा ताकत होती है वो उतना ही मजबूत और सुरक्षित होता है और भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के आने से निस्संदेह दुश्मन कमजोर होंगे और भारतवर्ष और शक्तिशाली होगा। अब आपके लिए वो विश्लेषण जानना जरूरी हो जाता है जिससे आपको कई सारी चीजें पता लगेंगी और सीधे इसके लिए हम यहां पर चलते हैं इस की ग्राफिक्स के जरिए। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखें आप। देखिए, सभी 36 लड़ाकू विमानों के आ जाने से और उनके बाद 2023 में भारतीय वायुसेना के पास राफेल के 2 स्क्वाड्रन होंगे और कुल स्क्वाड्रन हो जाएंगे करीब 29। देखिए, बड़ी अजीब बात है, हम अगर 2 स्क्वाड्रन और बात कर रहे हैं जबकि होने चाहिए कम से कम 42। देखिए, 2 फ्रंट वॉर, एक तरफ चीन है एक तरफ पाकिस्तान है और दोनों से लड़ने के लिए इस देश के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होना जरूरी है। यहां यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय सेना के पास कौन कौन से लड़ाकू विमान हैं और इनके स्क्वाड्रन कितने हैं। स्क्वाड्रन क्या होता है? अभी भारतीय वायुसेना की फ्लीट में सुखोई 30 MKI के 12 स्क्वाड्रन है और यह भारत का राफेल के बाद सबसे हाईटेक एयरक्राफ्ट है जिससे दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं। MiG-29 के 3 स्क्वाड्रन है और MiG-29 बहुत अच्छी सीरीज है लेकिन डिप्लीट हो रही है। रशिया के साथ बातचीत चल रही है कि कैसे इसको ओवरऑल किया जाए।
इंडियन एयरफोर्स के पास जैगुआर के 6 स्क्वाड्रन हैं जो कि पुराने हो चुके हैं। जैगुआर बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन है। मिराज काफी हाईटेक विमान है लेकिन सरफेस टू ग्राउंड में बड़ा तेज है। तेजस का 1 स्क्वाड्रन है लेकिन तेजस की और स्क्वाड्रन आने वाली है। एचएएल थोड़ा विलंब से काम कर रहा है लेकिन अच्छा काम कर रहा है। और सबसे आखिर में मिग-21 के 3 स्क्वाड्रन है जो कि बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना में हर लड़ाकू स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर प्लेन होते हैं जिनमें से 2 ट्रेनर होते हैं और यहां कम होते हैं स्क्वाड्रन के कारण रिटायर होते फाइटर प्लेन। 2020 के आखिर तक इंडियन एयरफोर्स से पुराने होते जा रहे मिग-21 और मिग-27 के कई स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे। इसीलिए समय समय पर एयरफोर्स के स्क्वाड्रन को बढ़ाना होता है। अब आपको बताते हैं कि भारत के मुकाबले दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की स्क्वाड्रन की ताकत कितनी है। जैसा कि अभी आपको बताया कि भारत के पास इस वक्त 28 स्क्वाड्रन है जिसमें राफेल, सुखोई और जैगुआर जैसे टॉप क्लास फाइटर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 22 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है जिनमें से F-16, J-17 और मिराज जैसे लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट हैं और 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जो भारत से कहीं ज्यादा हैं लेकिन उसके और वॉरफ्रंट्स भी ज्यादा हैं। इसीलिए भारत अब 21 मिग-29 लड़ाकू विमान रूस से तत्काल खरीदेगा और करीब 59 मिग-29 का आधुनिकीकरण किया जाएगा जिस पर 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल मिलाकर भारत इस वक्त अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए सैन्य मोर्चाबंदी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जो पिछले 22 साल में नहीं देखी गई थी। अब इसी फिक्र पर आगे बढ़ते हैं। यह सच है कि हमारी सेना चीन की सेना को LAC पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है और यह भी सच है कि हिमालय पर लड़ाई या फिर माउंटेन स्ट्राइक में भारतीय सेना चीन के मुकाबले बहुत ऊपर है। लेकिन सच यह भी है कि चीन भी अपनी कमजोरी जानता है। उसने भारत के ही अक्साई चिन को हड़प कर अक्साई चीन में अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से यह खुलासा हुआ। आर्म्स रेंज, कैमोफ्लेज यूनिट, आर्टिलरी यूनिट, हेलीपोर्ट, बैरक। LAC पर डिसएंगेजमेंट के बीच चीन की बड़ी चालबाजी का यह साक्षात सबूत है। उत्तरी अक्साई चीन के इलाके में चीनी सेना वापसी की आड़ में बड़ी सैन्य तैयारी कर रही है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन अपने सैतुला सैन्य ठिकाने को तेजी से आधुनिक बना रहा है और वहां घातक हथियार तैनात कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट की ओर से जारी सैटेलाइट की तस्वीरों में सैतुला बेस पर जारी हर हरकत साफ नजर आ रही है। साफ दिख रहा है कि चीन ने पिछले 2 साल में इस सैन्य अड्डे को किला बना दिया है। सैतुला में चीन जवानों के लंबे समय तक रहने और लद्दाख में उनके तेजी से तैनाती के लिए ट्रेनिंग की सुविधाएं जुटा रहा है। जिनपिंग की आर्मी ने यहां नए बैरक बनाए, हेलीपोर्ट तैयार किया है। इसके साथ ही सैतुला में चीन ने आर्टिलरी यूनिट, कैमोफ्लेज यूनिट और कई घातक हथियार भी तैनात किए। साफ है, अक्साई चीन हिंदुस्तान के मस्तक का ताज है। लद्दाख का वो हिस्सा है जिस पर चीन के 1000 पापों की कराही मौजूद है। करीब 60 साल से लद्दाख में चीन की जो भी कारगुजारियां होती रही, सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने सब सामने ला दिया है। हमारे देश की जमीन के हिस्से पर चीन ने साजिश के तहत 1962 में कब्जा किया और अब इसी जमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ सैन्य साजिश रच रहा है। चीन ने भारत से लगी सीमा के नजदीक कम से कम 8 एयरबेस या हेलीपैड को एक्टिव किया है। हाल में ही होटान एयरबेस पर चीनी फाइटर जेट और अवाक्स प्लेन की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। अब सैतुला बेस की कुछ और तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। चीन इस ठिकाने पर आर्म्स रेंज, व्हीकल ट्रेनिंग एरिया, पार्किंग एरिया और लिविंग एरिया भी बना रहा है ताकि PLA की फौज का आसानी से जमावड़ा हो सके। हाई एल्टीट्यूड पर होने की वजह से हवाई शक्ति में चीन इस इलाके में भारत से कमजोर है, जबकि भारतीय एयरबेस निचले क्षेत्र में जहां से वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चीन का यही डर है जिसमें वो आगे निकलने की कोशिश में है।
सैटेलाइट तस्वीर में आपने देखा कि अक्साई चिन में ड्रैगन युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अक्साई चिन में चालबाज चीन की पूरी तैयारी की डिटेल समझाते हैं। ग्राफिक्स में आप जिस इलाके को देख रहे हैं यह चीन का सैतुला बेस है जो अक्साई चिन में आता है। ध्यान से देखें आप जरा, यहां पर चीन हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है। उधर लद्दाख में तेजी से सेना की तैनाती के लिए चीन सैतुला में ट्रेनिंग की सुविधाएं जुटा रहा है। कुछ इस तरीके से आप ट्रेनिंग एरिया में एक में उस इलाके को देख सकते हैं। पीएलए के जवानों के लिए आर्मी ने नया बैरक बनाने शुरू कर दिए। ये देखें आप, सैतुला पर चीन ने ग्रीन हाउस फार्म का निर्माण भी किया है। ये सामने आपके जो दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखें आप इसको। सैतुला पर चीनी फौजियों के लिए ट्रेनिंग एरिया 2 भी है उस तरफ। मतलब यह कि एक साथ भारी तादाद में चीन अपने फौजियों को ट्रेनिंग दे सकता है। सोचें, यहां न सिर्फ ग्रीन हाउस फार्म है बल्कि सोलर के साथ विंड फार्म का भी निर्माण किया गया है। और इतना ही नहीं, इस दुनिया में किसी भी तानाशाह की नहीं चली है और जिनपिंग भी एक्सेप्शन नहीं है। अपवाद नहीं, भारत मित्र देशों के साथ को साथ लेकर चलता है। चीन के विस्तारवाद को जवाब भी दे रहा है और इसी बीच सिस्टम में सुधार की ओर बढ़ रहा है। इन्हीं में से एक है शिक्षा का मंदिर, जिसके नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। यह बात उस बदलाव की है जो हिंदुस्तान में 34 साल के बाद हुआ है। ऐसा बदलाव जिसका असर देश के हर परिवार पर होगा, आप पर होगा, आपके बच्चों पर होगा और सबसे बड़ा असर इस देश के भविष्य पर होगा। हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की, जिसमें मोदी सरकार ने 21वीं सदी के हिसाब से बदलाव किए हैं जिससे कि देश दुनिया के साथ चल सके। शिक्षा नीति का मतलब यह समझिए कि कब तक स्कूल में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का है, बोर्ड की परीक्षा कौन सी क्लास में होगी, क्या पढ़ाया जाएगा और किस मकसद से पढ़ाया जाएगा। इसके तमाम नियमों को शिक्षा नीति कहते हैं। और अब इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी पूरी ABCD आपको समझाते हैं। कहते हैं जब किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप समझिए कि स्कूल स्तर पर क्या बदला। तो इसमें बदलाव यह हुआ है कि अब तक जो 10+2 का फॉर्मेट चल रहा था उसकी जगह 5+3+3+4 फॉर्मेट होगा। 5+3+3+4 फॉर्मेट के हिसाब से बच्चे 6 साल की उम्र में पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे, 8 साल की उम्र में तीसरी कक्षा में पहुंचेंगे और 18 साल की उम्र में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। 5+3+3+4 फॉर्मेट में 5 का मतलब है फाउंडेशन स्टेज, यानी पहले 3 साल बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद 3 का मतलब है कि इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, फिर अगले 3 साल होंगे मिडिल स्टेज की, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। और अब जो 4 बचता है उसका मतलब है 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। लेकिन असली बदलाव 5+3+3+4 फॉर्मेट में बदलने वाली पढ़ाई है। 8 साल की उम्र यानी कक्षा 2 तक के बच्चों को खेलो, पढ़ो, सीखो के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। मतलब छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं पड़ेगा। कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट पे इतना एम्फेसिस, इतना फोकस पहले किसी शिक्षा नीति में देखने को नहीं मिला है। इसमें एनसीईआरटी को भी इन्वॉल्व किया गया है कि एनसीईआरटी पेडागोजिकल फ्रेमवर्क तैयार करेंगी इस फॉर्मेटिव ईयर्स के लिए, जो कि फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं, जो कि बच्चे की जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी एक काफी सराहनीय कदम है। तीसरी से 5वीं कक्षा में प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, आर्ट वगैरह की पढ़ाई कराई जाएगी और 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में होगी। अगर आप अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती में पढ़ाना चाहते हैं तो अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। मतलब स्कूलों में ज़बरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर समाप्त हो जाएगा। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा और 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स भी शामिल किए जाएंगे ताकि बच्चे कोई स्किल सीख पाए। इससे बच्चों में नई नई चीज़ें सीखने को, नई नई तकनीकी सीखने को मिलेगी, तो बच्चे का स्वाभाविक सी बात है सर्वांगीण विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। ज्ञान और रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का सिलसिला 9वीं से 12वीं तक भी जारी रहेगा। अभी तक 10+2 सिस्टम में कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी,
कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब छात्रों के पास 9वीं कक्षा में ही विषय चुनने का विकल्प होगा। 9वीं से 12वीं तक हर सब्जेक्ट को समान तरजीह दी जाएगी और सभी विषय गहराई से पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, यानी अगर बच्चा चाहे तो साइंस के साथ म्यूजिक ले सकता है, केमिस्ट्री के साथ कुकिंग जैसे विषय लेना चाहे तो ले सकेगा। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा का हवा भी कम करने की कोशिश की गई है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न पर स्टूडेंट्स साल में 2 बार एग्जाम दे सकेंगे। एक मेन एग्जाम होगा और दूसरा इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी पसंदीदा भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। और ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोट लर्निंग को नहीं। जो आप रट करके जाते हैं उसको नहीं, लेकिन वहाँ जा कर के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसको टेस्ट किया जाए। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव होगा रिपोर्ट कार्ड में, जो 360 डिग्री आकलन के आधार पर तैयार होंगे। उसमें उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक खुद छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। इस तमाम कवायद का मकसद ये है कि बच्चों में सिर्फ किताबी ज्ञान न हो, बल्कि उनमें व्यवहारिक और वैज्ञानिक समझ भी हो। इसलिए 5+3+3+4 के उस फॉर्मेट को अपनाया गया है, जो विश्व स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मान्य है। भारत अब विश्व स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसमें कोशिश की जा रही है कि जिस तरह छात्रों का IQ लेवल बढ़ा है, उसी तरह पढ़ाई में वक्त की बर्बादी कम की जाए और जरूरी शिक्षा दी जाए। अभी आपने स्कूल तक की शिक्षा में आए बदलाव को देखा, अब आगे के बदलाव समझिए। अभी BA, BSc जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। अब नई नीति में 2 तरह के विकल्प होंगे। जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं उन्हें 3 साल में ही डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। फिर 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का PhD, MPhil की जरूरत नहीं होगी। हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। मतलब 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर बाद मन उचट गया, कुछ और पढ़ने की रुचि है, या फिर आर्थिक या किसी और कारणवश बीच में ही कोर्स छोड़ना पड़ता है, तो उसका साल खराब नहीं होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में क्रेडिट ट्रांसफर की सहूलियत होगी। डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि अगर कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। कहीं और एडमिशन लेने के लिए ये रिकॉर्ड कंसीडर किया जाएगा। सिस्टम में लचीलापन बहुत रहेगा, बच्चे को छूट रहेगी। बच्चा कभी कभी बीच में छोड़ के चला जाता था तो उसके हाथ कोई कागज नहीं रहता था कि हम कुछ पढ़े हैं, अब उसको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। यह भी एक वंदनीय बात है। ये सारी अच्छी चीजें इसमें जड़ी हुई हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी, यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी अगर कोई BSc कर रहा है और उसकी म्यूजिक में रुचि है तो म्यूजिक भी साथ में पढ़ सकता है। आर्ट्स और साइंस वाला मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा, हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की व्यवस्था होगी। एक और बड़ा बदलाव जो होगा वो ये होगा कि मेडिकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। NAT यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सभी यूनिवर्सिटी में एक प्रवेश परीक्षा कराएगी, जिससे स्टूडेंट्स का समय और पैसा दोनों बचेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के मानक एक ही होंगे। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज को देश में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। नई शिक्षा नीति जल्दी ही लागू होनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस है। ये अभी एक पॉलिसी अप्रूव हुई है, उसके बाद इसकी गाइडलाइंस और इसको अडॉप्ट किया जाएगा और धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू होगी। स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक की नई शिक्षा नीति में बदलाव क्या क्या हुए हैं, यह आपने समझ लिया। अभी देश में जो शिक्षा नीति चल रही है वो 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागू की गई थी। वो सिस्टम अब मोदी सरकार बदल देगी। 34 साल बाद ये बदलाव बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए किए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे वक्त पर नहीं होते रहना चाहिए? 34 साल का वक्त क्यों लग गया? तो जवाब यह है कि नियम तो हर 10 साल में शिक्षा नीति में बदलाव का है, मगर पुरानी सरकारों की ढिलाई की वजह से यह लेट होता चला गया। अब सवाल यह उठता है कि नई शिक्षा नीति लागू कब से होगी? तो इसे अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके बाद इसके बिल को संसद में पेश किया जाएगा और संसद के पास होने के बाद राष्ट्रपति मंजूरी देंगे और इस हिसाब से इसके 2021-22 के सत्र में लागू होने के आसार हैं। अब एक सवाल और आपके जहन में आ रहा होगा और वो ये कि क्या इसे हर राज्य को मानना होगा? जवाब है कि संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिसके चलते राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन केंद्र से कानून बनने के बाद राज्यों को कुछ परिवर्तन के साथ मानना ही होता है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव टालने का दिया सुझाव। पोस्टल वोटिंग की धोखाधड़ी की जताई आशंका। इस साल नवंबर में होने हैं चुनाव। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट पूरा होने के चीन के दावे का भारत ने दिया जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा कुछ प्रगति हुई है, लेकिन तनाव कम करने के लिए पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों के शामिल होने से घबराया पाकिस्तान। कहा भारत जरूरत से ज्यादा हथियार कर रहा है इकट्ठा। सुशांत केस में भी ईडी कर सकती है जांच। बिहार पुलिस से मांगी रिया के खिलाफ एफआईआर और बैंक अकाउंट की जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच कोरोना का संक्रमण। पुजारी प्रदीप दास समेत 17 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। तैयारियों में लगे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। प्रियंका गांधी ने लोधी स्टेट का सरकारी बंगला खाली किया। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त तक खाली करने का दिया था नोटिस। सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती। रूटीन चेकअप और जांच के लिए हुई एडमिट। डॉक्टर ने कहा हालत ठीक है। कांग्रेस में विलय करने वाले 6 बीएसपी विधायकों को राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया नोटिस। स्पीकर से भी मांगा 11 अगस्त तक जवाब। दिल्ली में डीजल के दामों में बड़ी कटौती। केजरीवाल कैबिनेट ने 16% वैट घटाया। 1 लीटर पर 8 रुपए 36 पैसे कम हुए। अब खबर सुशांत सुसाइड मिस्ट्री की। पिछले 46 दिनों में पुलिस अब तक 37 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हर एंगल से जांच हो चुकी है, लेकिन मामला उलझता ही जा रहा है। अब तो सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में 2 राज्य की पुलिस उलझ गई है। क्या है ये पूरा माजरा, आप खुद देखें। अभिनय के दम पर लोगों से खास रिश्ता बना लेने वाले सुशांत चले गए। उनकी मौत की खबर आने के साथ ही मौत की गुत्थी भी उलझ गई। पहले बॉलीवुड लॉबी की दबंगई मौत की वजह बनकर सुर्खियां बनी, फिर काम, पैसा और गर्लफ्रेंड। हर नए दावे के साथ सुशांत की मौत एक पहेली बनती चली गई, लेकिन सुशांत की मौत कैसे हुई इसका जवाब नहीं मिला। 46 दिन बाद भी नहीं, बल्कि ये मिस्ट्री कानूनी दांवपेच में और भी उलझ गई। सुशांत के पिता ने उसकी गर्लफ्रेंड रिया पर पटना में केस दर्ज कराया, जबकि मुंबई में पुलिस ने मौत के बाद ही एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की। रिया पटना से केस को मुंबई ट्रांसफर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी और फैसले से पहले अपना पक्ष रखने की गुहार लगाई। बेशुमार कानूनी पेचीदगियों ने हर सवाल को उलझा दिया। हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का सिरा तलाश रहे हैं कि क्या एक ही मामले में 2 राज्यों की पुलिस जांच कर सकती है। दोनों का कानूनी वजूद क्या है। हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की, उनकी राय मुख्तलिफ है। पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो एविडेंस हैं वो पहले ही मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। ये सारा डिस्क्रिप्शन सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो मुंबई को ट्रांसफर करे या बिहार पुलिस को करे या दोनों की अलग जांच चलने दे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि ये बिहार पुलिस के पास पावर है या महाराष्ट्र पुलिस के पास पावर है। मेरा अपना पर्सनल व्यू जो है वो ये है कि ये बिहार वाली एफआईआर जो है ये महाराष्ट्र ट्रांसफर होनी चाहिए, जिससे कि एक तफ्तीश हो उस एरिया में जहां पे ये क्राइम हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की वजह क्या है। इस मिस्ट्री को आखिरकार कब तक सुलझाया जा सकेगा, ये वाकई एक बड़ा सवाल है, जिसके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे। लेकिन क्या ये काम बिहार पुलिस मुंबई में कर पाएगी?
बिहार में उनके पापा की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। 306 में एफआईआर दर्ज हुई है अबैटमेंट टू सुसाइड में। तो इसमें बिल्कुल बिहार पुलिस को अधिकार है, वो इसमें जांच कर सकती है और बिहार पुलिस को इसमें चार्जशीट भी फाइल करनी पड़ेगी। तो चार्जशीट फाइल करने के लिए जांच करना बहुत जरूरी है। कानून के जानकार सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने 40 दिन में एफआईआर नहीं करी, मुझे लगता है वो चीज सही नहीं है। इसमें कानून बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं ऐसी कोई अपराध होता है जो प्राइमा फेसी प्रूव होता है कि अपराध हुआ है, तो उसमें पुलिस को जल्द से जल्द एफआईआर करनी चाहिए, जिससे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग खारिज हो गई, लेकिन अब भी इस केस में कानूनी उलझन को सुलझाने की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में ही बची है। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर आई है। तेजी से बढ़ते मामलों को कम्युनिटी स्प्रेड की तरह देखे जाने की खबरों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक 80% नए मामलों में 72 घंटे के अंदर ही पता लग जा रहा है कि मरीज को संक्रमण कहां से हुआ। ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड की बात नहीं मानी जा सकती। जापान के एक रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने और अकेलेपन को दूर करने का अनोखा तरीका ढूंढा गया। टोक्यो के इस रेस्टोरेंट में पुतलों को रखा गया है जो खाना खाते समय लोगों को अकेलापन का एहसास नहीं होने देते और सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रखने में मदद करते हैं। 22 साल पहले राजस्थान के एक मंदिर से चोरी करके और ब्रिटेन में तस्करी कर लाई गई भगवान शिव की एक प्राचीन और अमूल्य प्रतिमा भारत में अपने सही स्थान पर वापस आने के लिए तैयार है। राजस्थान की 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में बनाई गई 4 फुट ऊंची प्रतिमा 1998 में बरौली के गेटेश्वर मंदिर से चोरी हुई थी। अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग NBA में पंजाब का प्रिंसपाल सिंह अपने जौहर दिखाएगा। गुरदासपुर के गांव कांदियान गुजरान के रहने वाले प्रिंसपाल सिंह का सिलेक्शन NBA की जी लीग के लिए हुआ है। लीग के लिए लुधियाना बास्केटबॉल अकेडमी से सिलेक्ट होने वाले प्रिंसपाल चौथे खिलाड़ी हैं। और अब हमारे खास सेगमेंट की बात, जिसका नाम है जो है सो। कमाल है, अब कहीं होटल वाला ये ना कह दे कि सारे विधायक तो मेरे पास हैं, सरकार मैं बनाऊंगा। और इस बीच आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि कोरोना के समय केवल आवश्यक चीजों की बिक्री हो रही है। विधायक, शराब, रेल, एयरपोर्ट, बैंक, सरकारी संपत्ति। हालांकि लगता ऐसा है कि ये कहते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार को एग्जेम्प्ट कर दिया है, जिन्होंने शराब बेचने की जल्दबाजी तो दिखाई ही, कोरोना टैक्स के नाम पर बेचारे शराब नोशों से MRP से ज्यादा वसूल कर उनकी मजबूरी का फायदा भी उठाया। और इन व्यंग बाणों के बीच मैंने बिकने को बेकरार एक विधायक जी से पूछा कि सबसे आप लोगों की छवि पर बड़ा असर पड़ता होगा। वो बोले देखो ये बिजनेस है, पहले पूंजी वसूलनी है, फिर मुनाफा कमाना है और अगले चुनाव के लिए पूंजी फिर जुटानी है। अब रिश्ते, नाते, इज्जत, मोहब्बत सब बाजार के हवाले है। जो बिकता है वही टिकता है, जिसका न्यूसेंस है उसी की वैल्यू है। बाकी तो जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मैंने सोचा ठीक ही कह रहे हैं, बाकी तो जो है सो है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।